सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मतलब मामी ने फोन करके मुझे सिचुएशन बताई, बट इतनी कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन की मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि वो क्या रहा, चल क्या रहा। आयुष, तुम अब आ रहे हो इतनी देर के बाद? तुम तो हमसे पहले निकले थे ना। वो मासी एक्चुअली अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा, पहले यहाँ फोकस करते हैं। क्या पता क्या चल जाएगा? हाँ, किस बारे में बात कर रहे हो? और इतनी देर क्यों ला दी तूने हमें? ऋषि भाई को एक्चुअली मैं बताता हूँ, आपको सब कुछ बताता हूँ। मुझे इंस्पेक्टर से बात करनी है, वो कहाँ है? वो वहाँ है। हेलो सर, मैं आयुष। खैर मैं क्या अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आप तो मुझे जानती हैं। मैं भाई का भाई, मतलब ऋषि भाई का छोटे भाई। मैं उन्हीं के बारे में बात करने आया सर, वो मिस्टर ऋषि ओबरॉय के बारे में। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। हाँ तो सर मैं ये बोल रहा था कि आप ऋषि भाई को यहाँ पर लेकर आ गए पुलिस स्टेशन में, और क्यों लेकर आए? उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। कोई गलतफहमी वगैरह कुछ हुई है क्या? मतलब आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं ऋषि को यहाँ पर क्यों लाया? सही है सर, तो मैं बस यही पूछ रहा था कि क्यों लेकर आ गए इनको? इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। मतलब मैंने सुना कि इनकी और ये फटीचर बलविंदर की फाइट चल रही थी, हाथापाई हो रही थी। आपने रोकने की कोशिश करी, ये लोग माने नहीं, तो आपने इनको यहाँ पर रखे। यही बात है ना सर? हाँ बिल्कुल सही सुना। फिर उसके बाद मुझे मामी का कॉल भी आया था, उन्होंने मेरे को सारी सिचुएशन समझाई, सब कुछ यही बताया कि क्या क्या हुआ, यहाँ पर लड़ाई करने की कोशिश करी, ये सब चीजें। यही टॉपिक है, बस यही मुद्दा है ना सर? हाँ राइट। तो सर मैं ये इसी टाइम पे कौन कॉल करता है? इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है हम लोगों की। अरे ये क्या सर, ये तो आपके बॉस का कॉल आ रहा है। कमिश्नर अंकल कॉल कर रहे हैं मुझे। मलिश्का, क्या बात है? क्यों इतनी टेंशन? क्योंकि मॉम, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। शालू को पता है, उसे पता चल गया कि इस हॉस्पिटल में एक बेसमेंट है। मलिश्का, तो उसको पता है तो उससे क्या? ओ गॉड मॉम, आप नहीं समझ रहे हो। शालू, शी इज वेरी स्मार्ट। आप उसे इतने लाइटली कैसे ले सकते हो? तो उसने वो बेबी बटन भी देख लिया है। उसे शक हो गया कि वो बेसमेंट में ना कुछ तो चल रहा है, और वो नहीं रुकेगी मॉम। वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक ना उसे लक्ष्मी मिल ना जाए, जब तक उसको उसकी बहन मिल ना जाए। वो नहीं रुकने वाली है मॉम। अच्छा हाँ सॉरी, मैं तो मिल के आया था इनसे। मैं एक्चुअली सर मैं ना इनसे मिलके आया था जाने से पहले। एक्चुअली क्या मैंने उनको बताया कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या क्या बीत रही है हम लोगों पर, स्पेशली ऋषि भाई पर। तो हमारी बात समझे। मुझे लगा वो हमारी बात समझेंगे तो शायद वो आपको बात समझा देंगे, क्योंकि क्या है ना सर, जो भी बात हम लोग बोल रहे हैं आपसे, जो भी बात हम लोग कर रहे हैं आपसे, आपको तो समझ आ नहीं रहा। एक काम करिए, आप बात करिए, तो समझ लो। देखिए हमें बेल के कागजात मिल गए हैं। अच्छा, अब यहाँ से कोई भी जा सकता है। मैंने किसी को रोक के नहीं रखा है और रोक के रखूंगा भी नहीं। ये तो ऋषि खुद रुके थे यहाँ पे, और उसके बाद इन्होंने मुझसे कुछ बदतमीजी से बात की तो मुझे इन्हें डांटना पड़ा। लेकिन फिर भी मैंने इन्हें जेल में नहीं डाला, अभी भी बाहर खड़े हैं, आप खुद देख लीजिए। अरे हाँ मैं फालतू क्या क्या सोच रहा हूँ, बाहर तो खड़े में। आपने जेल में तो डाला नहीं, ऐसी माई मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं बात कर लेता हूँ इनसे। हेलो अंकल। नहीं वो एक्चुअली इंस्पेक्टर सर थोड़े से बिजी है, बट कुछ होता है तो मैं बात कराता हूँ आपकी जैसे फ्री होते हैं इफ नीडेड। हाँ जी सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंकल। चलो कोई नहीं। ऊपर से वो टाइम, उन्होंने हमें कहा था कि सिर्फ आधे घंटे में लक्ष्मी का अबॉर्शन हो जाएगा। इतना टाइम हो गया है, लक्ष्मी का अबॉर्शन शुरू तक नहीं किया उन्होंने। यही सब सोच सोच के ना मेरा दिमाग खराब हुए जा रहा है। रुको रुको, तुम शांत रहो। तुम सोचने दो मुझे, कुछ तो सोचना पड़ेगा। मॉम, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? डोंट नो। बोलो तो। मलिश्का, रहने देते। मतलब क्या रहने देते? अब आप लोगों को समझ आ गया मैं कहाँ था, क्यों लेट हुआ। मतलब तुम पहले कमिश्नर से मिलने गए थे, इसीलिए देर हो गई? जी मैं उनसे मिलने गया था। मुझे लगा कि टॉप के लेवल के लोगों से बात कर लेंगे तो नीचे के लेवल के लोग शायद हमें सपोर्ट कर दे, जो अभी तक कर नहीं रहे हैं, और शायद अब कर देंगे। बहुत अच्छा किया तुमने आयुष। समझदार हो गए मेरे साथ रह के। वो क्या है ना कि संगत का असर पड़ता है ना। नहीं अच्छा, पर अब आगे क्या करना है? दी, आगे क्या करना है? सबसे पहले तो निकलना है यहाँ से। ये जो भी हम कर रहे हैं ना, जो भी प्लान हमने सोचा, ये कामयाब नहीं हो रहा। हम इसे ड्रॉप कर देते, मुझे ठीक नहीं लग रहा, रहने देते। You mean to say कि लक्ष्मी का अबॉर्शन रोक दे? लक्ष्मी का अबॉर्शन रोक देते, इस प्लान को यही खत्म कर देते। बट मॉम, आप मलिश्का, जब हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही होती है ना, तो सब कुछ खराब होने लगता है। तब हमें समझ लेना चाहिए कि हम जो भी सोच रहे हैं या तो वो नहीं होगा, या होगा तो गलत होगा। इसलिए मलिश्का, मैं कह रही हूँ ये प्लान यही छोड़ देते हैं। तुम्हारी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। दाइमा को बोल देते कि वो ये सब रोक दे, लक्ष्मी का अबॉर्शन रोक दे और उसे वापस जाने दे। मैं बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर, हम लोग जा सकते हैं? हाँ हाँ जा सकते हैं ना, पहले भी जा सकते थे। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। चल। मॉम, तुम कहाँ जल्दी? एक सेकंड। क्या हुआ? हम नहीं जा सकते अभी, हमने फुटेज देखी ही नहीं है, और जब तक फुटेज नहीं देखेंगे तब तक पता कैसे चलेगा लक्ष्मी गायब कहाँ हुई है, कहाँ गई, कौन लेके गया उसे। और वो फुटेज सर के पास चल। फुटेज अभी तक नहीं दिखी है? नहीं। तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं कमिश्नर अंकल से बात कर लेता हूँ, उनसे परमिशन ले लेते हैं। अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा दीजिए सर, वरना ठीक है मैं बात करता हूँ अंकल से, उनसे परमिशन ले लेते हैं, वरना आप यहाँ दिखा दीजिए। नहीं जैसे आप बोले वैसे कर लेते हैं। फुटेज देख लेते हैं, लेकिन हाँ
यहीं बैठ के देख लेते हैं। हाँ ये भी ठीक है। हाँ अब ये तो दिखा रहा फुटेज सारी, मेरे पैसे बर्बाद, मतलब जो रिश्वत में पैसे दिए सब गए। ना 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 ये नहीं हो सकता भाई। इंस्पेक्टर साहब सुन, बात करनी है आपसे 1 मिनट। शिंदे, शिंदे से बात नहीं करनी आपसे करनी। शिंदे देखो जरा क्या कह रहा है, सुनो इसकी। मैं बिजी हूँ, अंदर जाओ। सर आप छोड़िए, हाँ तो छोड़ो, चल रहा है। इतना टाइम लग रहा है यहाँ। वहाँ लक्ष्मी पता नहीं कैसी होगी, सोच रही होगी मुझे उसके साथ होना चाहिए, उससे जरूरत होगी मेरी, और मैं यहाँ पे जाओ मैं यहाँ से, रास्ता नहीं समझते, किससे पूछूं नहीं। हाँ तुम ऋषि, तुम्हें यहाँ आना चाहिए मेरे साथ, मेरे पास होना चाहिए तुम्हें। मुझे जरूरत है तुम्हारी, प्लीज आ जाओ प्लीज, प्लीज बचा लो मुझे, प्लीज प्लीज आ जाओ। सर क्या हुआ सर? सर आप समझ नहीं रहे सर, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज जल्दी से चेक कीजिए ना फुटेज। हो गया, हो गया। देख लो फुटेज, देख लो इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ मत कहना वो सब। अब तो पैसे भी दे दिए मैंने। एक बात बोलो, बोल लो। तुम जाल में फंस चुके हो। क्या मतलब? तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिए जाएंगे। कैसे वापस दिए जाएंगे? क्यों दिए जाएंगे वापस? सर का तो हमेशा ऐसा ही है ना, तो ऐसे ही लोगों से पैसे लेते हैं गुनहगार तक पहुंचने के लिए, और उसको पकड़ के भी रहते हैं। पैसा कौन देता है भाई? जिसको पकड़े जाने का डर हो। बस थोड़ा टाइम रुको, सर का हाथ गुनहगार की गर्दन पर होगी। भाई भगवान कसम खा गया ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल सच्चा आदमी हूँ, समझिए नहीं? अगर तुम नहीं किए हो तो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे और सजा भी नहीं होगी। सुरेश कौन है ये? आप टेंशन मत लो, ये हमारे साथ है। लक्ष्मी को पकड़ने आया हूँ मैं, पकड़ में नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ से गई है। कब तक छुटेगी वो? सामने तो से आना ही पड़ेगा, जिंदा या मुर्दा। भाई बैठ जाओ। ले। अब तेरी, इसका मतलब ये इंस्पेक्टर पैसे लेता है ये देखने की गुनहगार कौन है, और अब तो मेरा मुंह बंद करवा दिया इसने। क्या यार बल्लू, बेवकूफ बन गया तू तो। पहले क्यों नहीं, जो अच्छा की पुलिस इंस्पेक्टर है ये, कम अकल थोड़ी होगी इसमें। ये तो ज्यादा ही शादी निकल गया सारा। क्या कह रही हो आप? अब ये बोलना चाहती हो कि लक्ष्मी को वापस जाने दें हम? हाँ यही कहना चाहती हूँ, अगर हम इस प्लान में आगे बढ़े ना तो हम फंस सकते हैं, हमारा नाम आ सकता है। I'm telling you। मॉम क्या हो गया आपको? आप सुन रही हो खुद को? जिस चीज के लिए हमने इतने पापड़ बेले, हम इतने दूर तक पहुंचे, हमने इतना प्लान किया है, उसे हम बीच में रोक दे, छोड़ दे सब कुछ। इतने मुश्किल से तो हमने लक्ष्मी को बेसमेंट तक भेजा है, और अभी भी वो वहीं पे तो है, दाइमा से ढूंढ रही है। वो मिल जाएगी एक बार, बस एक बार वो पकड़ में आ जाए ना तो दाइमा अबॉर्शन कर देगी। मॉम हमारा मुश्किल मैं ये कह रही हूँ कि अभी थोड़ी देर में ना सब लोग यहाँ जाएंगे, पूरा खानदान, और लक्ष्मी को ढूंढने निकल जाएंगे, और लक्ष्मी ने मिल भी जाएगी। और ये दाइमा जिस स्पीड से काम कर रही है ना, उसने अगर उनके आने से पहले अबॉर्शन नहीं किया तो वो अपना काम नहीं कर पाई तो। लाखों की कीमत लगाई है मैंने, लोग पैसों की लालच में उसे ढूंढेंगे ही। मरेगी तो जरूर, भूख से या सांप के काटने से या बिच्छू से। वहाँ बहुत सारे जानवर है, मरेगी वो। मतलब सुरंग की तरफ गई है वो? हाँ, वहाँ पर जो भी गया है अब तक वापस जिंदा नहीं आया। मलिश्का चलो एक बार मान भी लेते हैं कि लक्ष्मी किसी को नहीं बताएगी कि वो प्रेग्नेंट है, ये भी नहीं बताएगी कि उसका अबॉर्शन हुआ है, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, और उस इन्वेस्टिगेशन में दाइमा उनका नाम आएगा, वो पकड़ी जाएंगी, और सबको पता चल जाएगा कि वो वहाँ पर इलीगल काम करती है, और वो काम करने के वो पैसे लेती है। और दाइमा को बोल देते हैं कि वो ये सब ना करे। इनफैक्ट दाइमा के पास अगर बात जाएगी भी तो वो हमारा नाम नहीं ले पाएगी, क्योंकि हमारा उससे कोई लिंक ही नहीं होगा, हम उसे पहले ही मना कर चुके होंगे। समझ रही हो ना? बस इसमें इतना ही है और कुछ भी नहीं है। सर लक्ष्मी का
सर मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से, कोई उसे स्ट्रेचर पे लेकर जा रहा था। सर वही फुटेज तो देखनी है मुझे कि स्ट्रेचर पे उसे कहाँ लेके गए। वो तो था ही नहीं इसमें। अगर है नहीं तो देखिए कैसे। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आपने हॉस्पिटल पर इल्जाम लगाया था अपनी बीवी गायब होने का, लेकिन अब ये सीसीटीवी फुटेज देख के साबित हो गया है कि आपकी बीवी के गायब होने का हॉस्पिटल से कोई लेना देना है ही नहीं। प्लीज सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? लक्ष्मी को उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। एग्जैक्टली, भाभी हॉस्पिटल में एडमिटेड थी और वो थी तो वो वीडियो में क्यों नहीं है? आपने अभी क्या कहा? आपकी पत्नी को एडमिट कराया गया था। हाँ जी हाँ। पर ढूंढना तो पड़ेगा, चाहे लक्ष्मी जिंदा मिले या उसकी लाश, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा। वो मैंने सोचा था कि छोटा सा काम इजी है, एक बार हो जाएगा ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, बट नहीं, किस दलदल में फंस गया वो। मालिश इस दलदल से निकलने का रास्ता ही तो बता रही हूँ। दाई माँ को फोन करो, उन्होंने बोलो कि हमें कुछ नहीं करना, कोई वॉशन नहीं, उन्हें रोक दो। कॉल करो, अभी करो उन्हें कॉल। कॉल नहीं लग रहा, अनरीचेबल है। मिस्टर ऋषि, मैं यही सोच रहा था कि आपने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, फिर वो गायब हो गई, लेकिन अब मेरे सामने सच आ रहा है कि आपकी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया ही नहीं गया था। क्या ये आप क्या कह रहे हैं सर? तुमने सिर्फ सुना है कि तुम्हारी बीवी को एडमिट कराया गया था, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी बीवी को एडमिट कराया ही नहीं गया। अगर कराया गया होता तो फुटेज में दिखती। आपको क्या लग रहा है? शालू झूठ बोल रही है, लक्ष्मी की बहन झूठ बोल रही है, उसने खुद जाके एडमिट कराया लक्ष्मी को वहाँ पे। शालू? हाँ वही ना जो झगड़े में गिर गई थी, जिसके सर पे चोट आई थी। हाँ सर वही शालू। वो शालू लक्ष्मी की बहन है सर। शालू झूठ बोलती ही नहीं है, वो कभी झूठ बोल नहीं सकती, कभी भी नहीं। गलतफहमी भी तो हो सकती है और किसी को भी हो सकती है। आप एक काम क्यों नहीं करते, अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स से पता कीजिए ना, हो सकता है वहां गई हो। मैंने सोचा था आपके पास आऊंगा मदद के लिए, आप हमारी मदद करेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इम्पॉसिबल सर, मेरी वाइफ नहीं मिल रही है मुझे, मुसीबत में होगी, पता नहीं क्या हालत होगी। मिस्टर ऋषि, आप फिर से बदतमीजी से बात कर रहे हैं मुझसे। और क्या करूं सर मैं? और क्या करूं? आप मुझे बताइए क्या करूं मैं? मेरी पत्नी को कुछ अता पता नहीं है, वो किस हाल में होगी वो पता नहीं, मैं क्या करूं? और आप हमें हमारी हेल्प करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे खाली बैठे हैं। तो मैं भी क्या करूं? आपने खुद बोला है कि आपने अपनी बीवी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। अभी सीसीटीवी फुटेज देखा ना, इसमें है क्या बीवी आपकी? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि आपकी बीवी हॉस्पिटल में गई ही नहीं। गायब हो सकती है लक्ष्मी, हो सकता है सीसीटीवी फुटेज में कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई एरर हो। गड़बड़ तो है, और गड़बड़ उन्होंने ही की है जो तहखाने में गैर कानूनी काम कर रहे हैं। उन्होंने ही काट छांट के भेजी फुटेज। वाह यार, ये तो सही लोग निकल गए, मतलब सही है। अब बताइए मुझसे क्या चाहते हैं आप लोग? सर जो आपसे चाहता था वो आपने किया नहीं, अपना काम आपने ढंग से किया नहीं। ऋषि, मैंने कहा थी ना बदतमीजी। सर सॉरी सर, आप ये इसको मारो पहले तो सर। वो क्या बोल दूंगा तेरे मुंह पे? प्लीज वहाँ साइन करके जाइएगा। मैं भी आऊँ क्या? हाँ हाँ जाओ यार। उसको लॉक कर, वहां से लॉक कर। लॉक है। अब ले चल इसे, चल। शालू वेटिंग, मैं भी तेरे टुगेदर वॉकिंग करती हूँ। हाँ चल। तुझे पक्का एड्रेस है ना कि यहाँ पर कोई तहखाना है? चाची प्लीज आप तो मेरा विश्वास कीजिए, मुझे पता है कि ये हॉस्पिटल में तहखाना है, बेसमेंट है, और मुझे ये भी पता है कि वहाँ पे ना गैर कानूनी काम होता है। चाची मेरा दिल बोल रहा है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मेरा दिल बोल रहा है कि वहाँ कुछ सही नहीं है। शालू एक मिनट, तूने अभी क्या डाला? गैर कानूनी काम? क्या हो सकता है, और वो भी हॉस्पिटल में? मैं उसी लक्ष्मी दी की बात कर रही हूँ जिसको अबॉर्शन के लिए लेके गया। बताओ कहाँ है मेरी बहन? तहखाने में। चाची वो शालू
शालू तू क्या हाइड एंड सीक खेल रही है मुझसे? अरे टेलना क्या छुपा रही है तू? नहीं चाची, मैं कुछ ये तो पहला माला है। हाँ ये तो हम तो फर्स्ट फ्लोर पे स्टॉपिंग हुए। शालू तूने ये क्या बीबी बटन नहीं दबाया था ना? हाँ चाची, मैंने बीबी का बटन नहीं दबाया था तो फिर। चाची देखिए ना, इससे साबित होता है कि ये हॉस्पिटल में बेसमेंट है। हाउ? इससे कैसे साबित होता है शालू कि यहाँ पर तहखाना है? हम तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर स्टॉपिंग हुए ना फिर। अरे चाची वही तो मैं बोल रही हूँ, हम फर्स्ट फ्लोर पे स्टॉपिंग हुए। अगर ये हॉस्पिटल में बेसमेंट होता ही नहीं तो हम अगर बीबी का बटन दबाते भी तो या तो ये लिफ्ट बंद होनी नहीं चाहिए थी, मतलब चलनी नहीं चाहिए थी, या फिर चलती तो बेसमेंट भी खुलती। लेकिन क्या हुआ, जब हमने बीबी का बटन दबाया तब ये लिफ्ट दोबारा से आके फर्स्ट फ्लोर पे ही रुक गई। ये बेसमेंट में रुकी ही नहीं। आप समझ रहे हो? नहीं। अरे चाची, ये लिफ्ट बेसमेंट में जाती है लेकिन वहाँ पे रुकती नहीं है। ये लिफ्ट शायद बेसमेंट में तब रुकेगी जब कोई तरीका आजमाए या कोई ट्रिक आजमाए। आप समझ रहे हो चाची, ये लिफ्ट बेसमेंट में रुकती है लेकिन खुलती नहीं है। ये शायद उन्हीं लोगों के लिए खुलती है जो बेसमेंट में काम करते हैं। इसलिए तो ये सबके लिए नहीं खुलती, हमारे लिए भी नहीं खुली। बेसमेंट में रुकी ही नहीं, वापस दोबारा से फर्स्ट फ्लोर पे आ गई। अब आप समझे मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं मीनिंग हाँ स्मॉल अंडरस्टैंडिंग हो रही है मुझे, पर अब हम क्या करें शालू? मीनिंग अगर हमें वहाँ पर गो होना है तो ये लिफ्ट कैसे स्टॉपिंग होगी? मीनिंग अब हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे पता है हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप चलिए मेरे साथ। शालू तो वह चलिए। शालू नोस आपके पास टेप है? टेप जी, जिससे चीजें चिपकाते हैं ना, मुझे वो टेप चाहिए। आप प्लीज देखिए ना, मुझे थोड़ा जरूरी काम है। वैसा टेप पता नहीं है या नहीं। एक बार चेक कीजिए, होगा ही आपके पास। मैं देखती हूँ। ये लीजिए, पर काम है। थैंक यू। मैं बस वापस लाती हूँ थोड़ी देर में। थैंक यू। अपने जीवन साथी के लिए जब आप सच में दिल से कुछ करना चाहते हो, अपने मन से करना चाहते हो, तो आप यही सब करते हो। जहाँ कुछ मांगना नहीं पड़ता, जहाँ कुछ छीनना नहीं पड़ता। उस रिश्ते में किया है मेरे लिए ये सब कुछ। और बिना मांगे जो चीज मिलती है उसे पता है क्या कहते हैं? मोती। जो मेरे भाग्य में लिखा है, लक्ष्मी भाग्य में लिखा है, कोई मुझसे कैसे ले सकता? ऋषि, मेरे आने से पहले तुम्हारे अतीत में जो कुछ भी था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जीजू वो दे। लक्ष्मी हॉस्पिटल का कोना कोना चेक करते। लक्ष्मी की हॉस्पिटल में ही होगी ना? ऋषि ऋषि भाई, ऋषि ऋषि भाई, ऋषि भाई। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ने वाले हैं हम लोग। और शुरू करते हैं क्या चोल काल में सांस्कृतिक जीवन के बारे में। आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले ऐसा बारे में कुछ नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि नहीं पढ़ा होगा तभी आपको एक ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और अगर आपने पढ़ा होगा तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसे बस ये है कि कुछ और गलत ना पढ़ा हो, बस ये उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों से। और बस एक ही बात मैं रिपीट करता हूँ, जो कि अभी फिर से कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को दबा दें, उससे क्यों होगा कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए चलिए बच्चों शुरू करते हैं चोल काल में सांस्कृतिक जीवन के बारे में। ओके, तो बी रेडी फॉर गाइस। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई भी किसी भी क्या कहते हैं उसे पोस्ट से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग इशू। मैं आपके सारे कमेंट बॉक्स में सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा।
अगर एक जेन्युइन क्वेश्चन हुआ, ये नहीं कि कुछ भी बक रहा हो, बकना नहीं है, बी जेन्युइन, बी ओरिजिनल, बी गुड, ओके। तो गिव मी अ सेकंड, कपल ऑफ मिनट, आई विल कम बैक टू यू। ओके, सो शुरू करते हैं। चोल राजाओं ने विशाल मंदिर बनवाए, जैसे तंजावुर, गंगाईकोंड चोलपुरम और कांची। यानी कि जो चोल राजा थे वो काफ़ी स्पिरिचुअल थे, काफ़ी धार्मिक थे, काफ़ी आस्था रखने वाले थे। तो उन्होंने अपने राज्य में विशाल मंदिर बनवाया। विशाल मीन्स बड़े। और इनमें से 3 एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे तंजावुर, गंगाईकोंड चोलपुरम, कांची एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपके थे। देन आता है दक्षिण में मंदिर निर्माण की कला चोल राज्य में ही चरम पर पहुंची थी। यानी कि जो पूरा साउथ है उसमें जो चोल राज्य है, जो कि देखिए एक पूरा साउथ है और उसमें जो चोल वाला एरिया है उसी में सिर्फ जो मंदिर निर्माण की कला है वो काफ़ी चरम पर पहुंची थी। यानी काफ़ी अपने पीक टर्म पे थी, पीक टाइम मतलब प्राइम टाइम चल रहा था, ये समझिए। मतलब कुछ ऐसा नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं रहता था मंदिरों का स्ट्रक्चर, मतलब एक सुपर से ऊपर के भी ऊपर वाला। मतलब आज के टाइम में तो वैसा मंदिर बनना इम्पॉसिबल है, इसलिए क्योंकि एक तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी कहते हैं कौन सी फील्ड होती है बच्चों, कंस्ट्रक्शन फील्ड के अनुसार, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी आपने देखा होगा कि अभी जो राम मंदिर बना हुआ है उसमें जो गर्भगृह है जहाँ पर राम जी, देखिए आपने देखा होगा राम मंदिर पहले पूरे स्टेप चढ़ते हैं, फिर एक लंबी सी कॉरिडोर सा होता है, फिर अंदर जाकर आपको भगवान मिलते हैं। उसी जो एरिया मतलब जिस रूम में भगवान रहते हैं उसे गर्भगृह बोला जाता है। ठीक है, तो उस गर्भगृह में अभी बनाए आज की सदी में, आज की टेक्नोलॉजी के साथ उसमें पानी आने लगा है। मतलब आप सोचिए, और आजकल तो कैसे कैसे कहीं वो फिक्सेड प्रूफ फलाना ठिकाना ये सब कितने केमिकल्स वगैरह चल रहे हैं, और कितनी कंक्रीट मतलब अच्छी बताते हैं कि जेके सीमेंट प्राइम फलाना ठिकाना। तो फिर भी ये सब बावजूद होने के बाद बड़े बड़े आर्किटेक्चर ने डिज़ाइन किया होगा, उसका निर्माण किया होगा, लेकिन फिर भी ये हालत है। और उस समय ऐसा कुछ नहीं रहता था, उस समय शायद सीमेंट मतलब पता नहीं क्या यूज़ करते थे, लेकिन और एक मजबूती बात तो बहुत अलग है, कला उस समय मतलब छेनी हथौड़े की से इतना बड़ा। अब ये है कि ये मंदिर 6 महीने बन गया, उसे शायद 6 या 26 साल लग जाए, लेकिन चीज़ अगर बनी है तो आज भी टिकी है। वो उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब 1000 साल से तो कुछ, अगर पता 1000 साल और कुछ भी ना हो, मतलब की मजबूती और उस लेवल का आर्किटेक्चर कोई टच ही नहीं कर सकता अभी, इतना खतरनाक। ठीक है, हाँ। और इस कला में वास्तु कला की जो शैली प्रचलित हुई उसे द्रविड़ कहा जाता है। यानी कि जिस शेप का वो मंदिर बनाया गया, शेप तो रहेगा, लेकिन मतलब कि जिस आर्किटेक्चर से बनाया गया उसे हम लोग, क्योंकि वास्तु के अनुसार बनता था, यानी कि वास्तु को क्या कहते हैं, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, वो रिलेट करता हूँ। तो वास्तु के अनुसार बनता था, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते थे, हम लोग द्राविड़ कहते थे। एक सेकंड, थोड़ा सा मिस हो गया बच्चों। हाँ, द्राविड़ कहा जाता था। और इस शैली का प्रमुख विशेषता गर्भगृह के ऊपर मंजिल दर मंजिल बनाते थे। यानी कि इस पैटर्न की ये विशेषता थी कि जो गर्भगृह है उसी के ऊपर मंजिल दर मंजिल बनाते जाते थे। विशेषता ये थी, विशेषता मतलब इसका एक कह सकते हैं एडवांटेज या फिर एक वैसा पॉइंट था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और मंदिर निर्माण कला की द्रविड़ शैली का एक पता नहीं नींद आना क्यों नहीं छुप रहा मेरा। ठीक है, तो मंदिर निर्माण कला के द्रविड़ शैली का एक आरंभिक उदाहरण कांचीपुरम में 8वीं सदी का कैलाशनाथ मंदिर है। यानी कि जब मंदिर मतलब कि ये जो मंदिर निर्माण कला है इसको
है। तो इसका एक एग्जांपल द्राविड़ शैली का एक एग्जांपल स्टार्टिंग का, कि मतलब जब ये स्टार्ट हुई थी द्राविड़ शैली की, तो उसका एक उदाहरण क्या है, कांचीपुरम में 8वीं सदी का मंदिर है किसका, कैलाशनाथ का। और कैलाशनाथ किसे डोनेट करते हैं बच्चों, डम 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 डमरू बाजे कैलाशनाथ का, कैलाशनाथ यानी कि हमारे शंकर जी, ठीक है। मतलब ये सारे नाथ हो जाता है तो उन्हीं के लिए जो होता है, यानी कि उनका कोई आइसोटोप्स हो गए आइसोटोप्स मतलब उन्हीं के कोई अवतार होंगे इस तरीके से, ठीक है। और लेकिन इस शैली के सबसे सुंदर और सुसज्जित उदाहरण में से एक है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राज प्रथम ने बनवाया था। इसे राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो ऐसा हुआ कि मतलब ये जो मंदिर है काफ़ी सुंदर है और सुयोग्य उदाहरण इसका एक तंजावुर मंदिर ही है, जो कि बृहदेश्वर का मंदिर है, जिसे राजा प्रथम ने बनवाया था, ये आपको पता चल चुका है। और राजा राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है इस मंदिर को। बच्चों ये नींद के लिए मैं बहुत आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मतलब आ नहीं रही है, लेकिन फील में ड्राउजी से कर रहा हूँ। अगर मैं लेट जाऊँगा तो मुझे नींद नहीं आएगी कंफर्म, लेकिन आँखों में और हरकतों में तो नींद भरी हुई है, ठीक है। सो देन अब बात करते हैं चोल कलाकोर ने दक्षिण कला में सफलता प्राप्त की, यानी कि चोल कलाकारों ने दक्षिण कला में सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर तथा धातु की चोल कलाकारों तथा दक्षिण कला में सफलता प्राप्त की। इन लोगों ने प्राप्त मतलब सक्सेस ले ली। उन्होंने पत्थर तथा धातु का बहुसंख्य मूर्ति का निर्माण किया। उन्होंने पत्थर और जो धातु यानी कि आयरन कॉपर ये सब वो है, सबसे मिलाकर एक काफ़ी एक अच्छी मूर्ति का निर्माण किया। और पाषाण मूर्ति से अधिक धातु जैसे कांसे मूर्ति का निर्माण हुआ, यानी कि पत्थरों से ज़्यादा उन्होंने कांसे की मूर्ति से मूर्ति बनाने का निर्माण करने लगे। और सर्वाधिक सुंदर मूर्तियाँ नटराज शिव की है, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ किसकी है, वो है नटराज की, ठीक है। तो और इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियाँ प्राय चतुर्भुज हैं, ठीक है। मतलब कि विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमाओं रचनाओं में शामिल किया, यानी कि वो क्या कहते हैं उसे, अरे यार वो कौन सी रहती, अरे यार वो पूरे वर्ल्ड का उसमें टॉप रनर टॉप बोलो उस क्या नाम आता है, वो वर्ल्ड बुक का यार नाम याद नहीं आ रहा बच्चों मुझे को, और मैंने 1000 बार उसका नाम लिया लेकिन ठीक है। तो उस बुक में मतलब कि इतनी बहुत ही अच्छी, ठीक है। और ये मूर्तियाँ प्रयास चतुर्भुज है, यानी कि जैसा एम्बलम है चतुर्भुज है, चारों साइड देखिए विष्णु जी, हाँ ब्रह्मा जी देखे होंगे आपने, उनका एक फेस इस साइड एक आगे और एक पीछे भी रहता था, लेकिन कैमरे में आपको चौथा फेस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वही बात हो रही है। और शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में
प्रदर्शित कराती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं और इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख्य किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। यानी कि शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। यानी कि आप ये वो देखेंगे और उसके बारे में ऐसा लिखा गया है कि ये जो मूर्ति है ये एज अ आपके गुरु की है, ठीक है। और इस रूप में शिव अपने बल्कि इस रूप में ऐसा लगता है कि वो अपने भक्तों को ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान प्रदान करा रहे हैं ऐसे, ठीक है। और इस रूप में शिव दक्षिण दिशा की ओर मुख्य किए प्रतिमा स्थापित है। यानी कि ये मूर्ति इस तरीके से बनाई गई है, इस तरीके से रखी गई है, इस तरीके से एस्टेब्लिश की गई है कि उन्हें ऐसा लगे कि वो दक्षिण की ओर देख रहे हैं, इसलिए इसे दक्षिणा मूर्ति कहा गया है, ठीक है। और चोल कला में कलंजू सोने के सिक्के, यानी कि जो चोल कला है उसमें कलंजू सोने के सिक्के थे। और तमिल काव्य में जयगंदोर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। यानी कि तमिल कवियों में जयगंदोर प्रथम था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचनाएं थी कलिंग तु पुराणम, ठीक है। और कावन ओट्टुकुट्टुटन और पुंगलेदन को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। किधर कहाँ आ रहे चाय का मोटा बनाए। और अरे तो तुम चली जा, मैं दूध लेके रख दो गरम करने, तो मैं गरम करके रख दो, ठीक है। अब गेट लगा दो। और वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है कि चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। सॉरी। कहा जाता है। ओके। और शैव शांत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। यानी कि जो ईशान शिव थे वो राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। और राजेंद्र प्रथम कौन थे, किसके बेटे थे, किसकी माँ कौन थी, मतलब ऐसा एक आप मुझे बताएं कौन थे राजेंद्र प्रथम। ये बहुत बेकार लगता है बच्चों की, छींक आती है लेकिन आती नहीं है बहुत, और बेकार मूवमेंट करके चली जाती है, ठीक। और चोल कला का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। और चोल कला का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। बंदरगाह यानी कि वो पोर्ट, अरे जहाँ पर मतलब कि जो नाव के मतलब कि जो शिप वगैरह पूरी होती है वो पोर्ट उसे बोलते हैं। कावेरी पट्टनम था उधर का चोल समय का। और चोल की राजधानी कलाक्रम के अनुसार थी ओरेयू, तंजौर, गंगौर, है ना। एक सेकंड थोड़ा सा बच्चों, वैसे तो ऊपर लिखा था गंगाई कोंड चोलपुरम, इसमें गंगे कोंड चोलपुरम एवं कांची, मतलब ये 4 जगह थी। इनमें से मतलब इसके अलग अलग नाम से कह सकते हैं। और इसे ही कहा जाता था चोल की राजधानी। अब विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे।
चोल प्रशासन में भाग लेने वाला जो है उच्च क्या पदाधिकारी पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी का पदाधिकारी शेरुंदरम कहा जाता था। यानी कि जो चोल प्रशासन में भाग लेने वाला उच्च पदाधिकारी था उसे पेनुंदरम, और जो निम्न श्रेणी का पदाधिकारी था, देखिए जो उछली जाति का था उसे पेनुंदरम, जो थोड़ा निचले था उसे मतलब कि प्रिंसिपल को पेनुंदरम और वाइस प्रिंसिपल को शेरुंदरम, ठीक है, ये कहा जाता था। यानी कि दोनों को अलग अलग पोस्ट के नाम थे इस वजह। और सभा, यहाँ महासभा मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वारियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। यानी कि ये जो देखिए इसके सदस्य को पेरुकुलम कहा जाता था, और ये यहाँ पर एक वारियम नाम की समिति थी, वो अपने कार्य को संचालित करती थी, यानी कि अपने कार्य को आगे बढ़ाते थे। जैसे वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे संचालित, उसके लिए एक संचालन को बढ़ाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एंकर। तो उससे संचालित करना यानी कि एंकर मतलब कि उसे बढ़ाते थे, ठीक है। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेद मंगलम एवं दान में दी गई भूमि बृहदेय कहलाती थी। यानी कि ब्राह्मणों को जो मतलब कि टैक्स फ्री जो भूमि दी गई उसे चतुर्वेद मंगलम, और दान में दी गई जो भूमि है उसे बृहदेय कहलाती थी। यानी कि पंडितों को दी गई तो चतुर्देव वेद मंगलम, और ऐसी दी गई तो वो बृहदेय कहलाती थी, ठीक है। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनीर कहलाता था। यानी कि एक बहुत बड़ा गांव था जिसे एक यूनिट के फॉर्म में से शासित किया गया, उसे कहते थे तनीर कहलाते थे, ठीक है। और चोल कला में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। यानी कि जो चोल कला है सड़कों की, उसकी देखभाल कौन करता था, बागान समिति करती थी। उस मतलब कि उसकी इसके लिए भी एक अलग से यूनिट बनाई गई। जैसे आपके स्कूल जाते होंगे, उसमें पढ़ाने का स्टाफ अलग है, सफाई का स्टाफ अलग है, मैनेज के लिए एक वो क्या बोलते से, अरे मैनेजर को मतलब एक मैनेज का स्टाफ अलग है, एक फीस रिसिप्ट के लिए अलग है, और जैसे छोटे मोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं उसके लिए अलग है, मतलब इस तरीके से अलग रहता है। तो उसके लिए एक बागान समिति बनाई गई, इसलिए चोल काल की सड़कों की देखभाल के लिए म्यूनसिपैलिटी को क्या बोलते थे, बागान समिति। चोल काल में विशाल व्यापारी समूह निम्न में से वलजीरिया, नानादेशी एवं मानीग्राम थी, ठीक है बच्चों। आई होप कि आज आपको चोल साम्राज्य के चोल एक सेकेंड चोल कला की संस्कृतियों के बारे में काफ़ी जानकर अच्छा लगा होगा। तो एक काम किया जाए, आप आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, अलविदा, धन्यवाद। और फिर वही बात रिपीट की है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। उससे ये होगा कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। इफ़ यू वांट देन यू डू, इफ़ यू डोंट देन यू गो। ओके, तो डन। और सेशन कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।